के अध्यक्ष स्वागत करेंगे विधायक जी का फूलमालाओं से। लालाराम जी फूलमालाओं से स्वागत करेंगे। हमारे पूरे गांव की तरफ से, गांव झारसिंदली की तरफ से हमारे सबसे ये संत आदमी है जिनका राजनीति से कुछ लेना नहीं है, प्रभाव बहुत है गांव में। ये वो चेहरे नहीं है जो सब जगह दिखाई देंगे। हमारे केपी देवतिया जी हमारी बार के भूतपूर्व प्रधान हैं, उन मालाओं से स्वागत करेंगे। संजय नीले जी, महेश शर्मा जी, फोटो कर देना। और हमारे राजीव कॉलोनी की तरफ से फूलमालाओं से स्वागत करेंगे हमारे एसएस चौधरी जी, हमारे सीनियर लॉयर हैं, हम सब में सबसे पुराने हैं। सब ऐसी कर दो, कोई से दे दो। देवराज सैनी जी, इकबाल रावत जी, बॉबी भाई आ जाओ, भावना साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब राशन जी, हमारे कार्यक्रम को थोड़ा छोटा कर ले। कोई भाई नाराज तो नहीं होगा मेरे से माला नहीं मिलवाई? सॉरी। मैं अपने टीचर्स की तरफ से, जो हमारे यहाँ की कोऑर्डिनेटर भी हैं, राजीव कॉलोनी से बिलोंग करती हैं, हमारी बहुत ही पुरानी और बहुत ही मजबूत रेखा जी आए, और सबकी तरफ से पंडित जी को बुके लेके उनका स्वागत करें। सारे टीचर्स एक बार आ जाओ, फोटो हो जाएगा यहाँ स्टेज पर। आ जाओ सब टीचर्स ऊपर, आ जाओ। ये सारे टीचर्स वही हैं जो आपके विधानसभा से रिलेटेड है। एक बुका दो भाई साहब, बुका दो। ये रचना मैडम है, ये सुमन नैन है, वो दीपक की वाइफ है रचना मैडम, ये सुमन नैन है आनंद से। ये सारे आपकी विधानसभा के टीचर, सारे आ जाओ भाई। इस सारा दे, इस सारा मैम इधर से आ जाओ। कुछ इस सारे सिस्टम को खड़ा करने वाली और हमारे परिवार की सबसे ज्यादा लेबोरियस लेडी भैया, और हमारे घर की साथ क्लोज। हाँ, कमलेश जी, बुक्का से स्वागत करेंगे पंडित जी का। एक बुक्का दो पंडित जी। इन्होंने सारा सिस्टम खड़ा किया एजुकेशन का, जो बोला बंसी से लेकर यहाँ तक इन्हीं की मेहनत है। भगवान भाई मैं दुष्यंत से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आए और पंडित जी का बुक्का देकर स्वागत करें। ये डायरेक्टर है जी स्कूल के, मेरे बेटे हैं आपके। आधे नोनी आ रहे, ये भी आपके बेटे बिट्टू रावत जी के घर से हैं। हमें अपनी मम्मी को, अपनी चाची जी को, मौसी जी को रिक्वेस्ट करूंगा, आए और पंडित जी को सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद दें। बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत फलता है।
दो पंडित जी को विजय श्री का, जीत तो जाएंगे ही भगवान के साथ। आओ ऐसा फेस कर भैया, इतना फेस कर लो। सचिन राजा अम्मा इधर कर लो। अरे यार एक बात मेरे दिल में आ रही है, मैं आप सबको बताना चाहूंगा। हेलो, नमस्ते भैया। मैंने ना टिकट करने पे बहुत से विधायकों को रोते देखा है, आपने भी देखी होंगी वीडियोस। अभी करोगे जिनकी भी टिकट कटी है, ज्यादातर इस बार तो ट्रेंड सही हो गया, देखते जरूर हैं। ये पहले विधायक हैं जिनको मैंने कोरोना में लोगों को सिलेंडर न मिलने पर रोते हुए देखा। ये बहुत बड़ी बात है यार, नेता के दिल में ऐसा भाव आना यह संभव सी बात है, क्योंकि सभी कहते हैं कि नेता तो भाई साहब नेता ही रहे, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन ये पहले इतने भावुक इंसान मैंने देखे अपने जीवन में कि लोग, अब मैं किसी की आलोचना करना मेरे ज्यादा नेचर में नहीं है, लेकिन जो भी सत्ता पक्ष था, जो भी लोग रहे, सिलेंडर ब्लैक हो रहे हैं, मैं खुद लेके आया 10-10 हजार में, मिल नहीं रहे हैं, और ये कोरोना की परवाह ना करते हुए एक गली में जा रहे हैं और बच्चों की तरह दहाड़े मार मार के रो रहे थे कि मेरे लोग मर रहे हैं और ये सिलेंडर अंदर रख के बैठे और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। हमें ज्यादा समय ना लेते हुए शॉर्ट में पंडित जी का 2-2 लाइनों में अपना स्वागत करेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो संजय जी इधर से ही शुरू हो जाए, आप अपनी। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, सभी को सादर नमस्कार प्रणाम। हमारी आज के NIT विधानसभा से प्रत्याशी भाई साहब नीरज शर्मा जी, ब्राह्मण सभा के फरीदाबाद के अध्यक्ष परम आदरणीय ब्रजमोहन पातिश जी, आदरणीय मंच, मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और सभी से बस एक ही लाइन में रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बड़े भाई नागर साहब ने बात कही कि सिलेंडरों के लिए विधायक साहब को रोते हुए देखा, देखिए उन्होंने आपके समक्ष अपनी जनता के लिए वस्त्र तक त्याग दिए थे। किस तरीके से आप लोगों के लिए, आपके मान सम्मान के लिए वो पूरे फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा में उन्होंने भ्रमण किया कि मेरे लोगों को न्याय मिले। MCF का 200 करोड़ से ऊपर का घोटाला था जो भाई साहब ने उजागर किया, लेकिन फिर भी बीजेपी ने उसका कुछ नहीं किया। मेरे तो हाथ जोड़ से सभी से ये निवेदन है कि आप नीरज शर्मा जी के हाथ मजबूत करें, ज्यादा से ज्यादा। देखिए आप सबके पास, किसी के पास 500, किसी के पास 1000, किसी के पास 200 क्लाइंट्स हैं। मैं तो सभी वकील साथियों से निवेदन करूंगा, अपने टीचर से निवेदन करूंगा कि अपने परिवार में, अपने साथियों से निवेदन करें कि पाने वाली 5 तारीख को पंजे पर निशान लगा करके नीरज शर्मा जी को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी। तेवतिया जी, यहाँ बैठे सभी को मेरा नमस्कार। और नीरज शर्मा जी जो यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं और मैं तो एक रकम मंत्री बनने जा रहे हैं, और सम्मानित मंच, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, 5 साल हो गए, 5 साल में जितनी आवाज इन्होंने उठाई मेरे हिसाब से किसी विधायक अपोजिशन वाले किसी ने नहीं उठाई। कोरोना की तो बात सुनी, बड़ा अच्छा लगा पंडित जी के बारे में सुन के, इतनी सहानुभूति, कोई भाई भाई के पास नहीं जाता, कोरोना नहीं आ रही थी, तो ये तो एक अलग टाइप के आदमी है। तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, एक वोट पंडित जी को दें और इनको सफल बनाएं, और ये भाई ये मंत्री बन गए 100%, मेरी वो भविष्य वाले दे देना। जय हिंद, जय भारत। मैं पातिश जी से अनुरोध करूंगा कि आए और आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द करें। नीरज शर्मा जी, सम्मानित मंच, देवी और सभी, शायद पहली मीटिंग ऐसी देखी है जो इतने इलाइट लोगों को बुलाया गया है, जिनके पीछे एक बहुत बड़ा समाज, हर एक आदमी के पीछे जुड़ा हुआ है। ये ऐसा एक महत्वपूर्ण कार्य किया है हमारे राघव जी ने, इनका धन्यवाद। मैं कुछ 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ।
एक इंजीनियर होने के नाते हम ये देखते हैं कि जिस तरह के एरिया का प्रतिनिधित्व हमारे शर्मा जी करते हैं, वहाँ विकास कार्य करना अति कठिन बात है। किसी प्लान सेक्टर में कोई काम करना बहुत आसान बात है। रूरल एरिया में काम करना, आप एक 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की सड़क बना तो 2 गांव प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हर गली को देखना, जो है इन प्लान बसे हुए लोग हैं, किसी का घर ऊपर है, किसी का घर नीचे है, ऐसी हालातों में सीवर लाइन देना, पानी की व्यवस्था करना कितना कठिन काम है, वो इंजीनियरों के लिए भी और पॉलिटिशियन के लिए भी। मैं एक वाकया बताता हूँ। हमारी ब्राह्मण सभा की मीटिंग हो रही थी, जनरल बॉडी की मीटिंग। पहली बार नीरज जी ने ये कहा, प्रधान जी आप सब जातियों के लिए क्या काम करते हैं। उनका संभाव की मैं बधाई करता हूँ। इनके डायरेक्शन की वजह से हमारे ब्राह्मण समाज में एक लाइब्रेरी खोली गई। हर बिरादरी का आदमी वहाँ फायदा उठाता है, हर बिरादरी का बच्चा वहाँ बिना शहर में पैसे दिए। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, ब्राह्मण सभा की लाइब्रेरी ब्राह्मण भवन अनाज मंडी के सामने है। आप हर जाति के बच्चे को बल्लभगढ़ से भेजिए। एसी की अकोमोडेशन, हर तरह की वाईफाई, उसको एकांत में पढ़ने की जगह मिलेगी, उसका पैसा खर्च नहीं होगा। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप लोगों ने इतने बढ़िया लोग जो है ना ये फैसला करते हैं, अगर नीरज जी के साथ हैं, हम समझ सकते हैं कि ये फैसला उस तरह का फैसला नहीं है जिस तरह के आम आदमी किया करते हैं। निस्संदेह बहुत बड़ा फैसला है। आपने नीरज जी को जिता ही नहीं दिया, बहुत अच्छे वोटों से जिता दिया। लगता है आप एक एमएलए को वोट नहीं कर रहे हो, आप एक मिनिस्टर को वोट कर रहे हो। आप बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान इस बात को आपकी को चंडीगढ़ तक इसकी आवाज जाएगी। डागर साहब के प्रयत्न का आप सबका धन्यवाद। इलेक्शन का समय है, बहुत बिजी शेड्यूल है पंडित जी का। मेरी रिक्वेस्ट करने के बाद भी इन्होंने गारंटी दिया। मैंने कहा जी वकीलों की तो डेट लगी होती है, इस टाइम को टाइम ही नहीं मिला। आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल है। तो अब ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं एक दो वक्ता और जो सिर्फ पंडित जी को गारंटी करें कि हम इनके साथ तन से रहेंगे, हैं और थे। तो ऐसा विधायक मिलता नहीं जल्दी से। तो आप अगले वक्ताओं से मेरा अनुरोध है कि शॉर्टकट में अपनी बात रखें। भाई पवन कारा सर जी, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हमारी बात। हमारे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष श्री मोहन जी, आज के मुख्य अतिथि श्री नीरज शर्मा जी, एमएलए अखबार से प्रत्याशी है श्री डागर जी और सम्मानित और सभी श्रोता। आपने पिछले 5 साल में नीरज शर्मा जी के कार्य देखे, जिन्होंने अपने क्षेत्र में कार्य कराने के लिए कभी कपड़े त्यागे, कभी दूसरी तरह के कपड़े अपनी समस्याओं को लेकर अपने तन पे दिए। ये सब पब्लिक के लिए किए, इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। और इस ऐसी सरकार में जो इतनी कट्टर थी, जो किसी की बात नहीं मानती, उस अपोजिशन सरकार से भी अपने क्षेत्र में कार्य करवाना, ये तो इनका सिर्फ एक ट्रेलर था। आज कांग्रेस की लहर है, छोटा सा मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, और जब इनकी खुद की सरकार होगी तो आप सोचिए पूरी फिल्म बाकी है, क्या क्या करवा सकते हैं अपने क्षेत्र के लिए। इसलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा भारी बहुमत से जिताकर भेजें, ताकि ये कैबिनेट मिनिस्टर बन सके सरकार में। पहले भी इनके पिताजी कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, अब दूसरी बार ये एमएलए बनेंगे, तो इनका कैबिनेट मिनिस्टर बनना 100% है, ये जरूर बनेंगे। मैं अपनी पूरी बार की तरफ से आश्वासन दिलाता हूँ शर्मा जी को। जितने भी हमारे जानकार हैं, हमारे वकील भाई आपके क्षेत्र में रहते हैं, उनसे फोन नंबर पे उनके पास जाके हम संपर्क करेंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँ, अच्छी बात है महेश बाबू, थैंक यू समय बचाने के लिए। अब हमारे लास्ट में मैं निवराज अहमद जी हैं, हमारी बार के बड़े मजबूत सदस्य हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा है तो पंडित जी को आश्वासन दें थोड़े शब्दों में, क्योंकि उनका आगे प्रोग्राम लेट हो रहा है। माननीय मुख्य अतिथि जनाब नीरज शर्मा साहब, वर्तमान विधायक फरीदाबाद, ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष जनाब आतिश साहब, कार्यक्रम के आयोजक जनाब धर्मवीर डागर साहब, पूर्व प्रधान के
केपी देवते साहब, मोबी रावत जी, सम्मानित मंच पवन पराशर जी, आप सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और सबसे मशहूर हस्ती हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद है ऑफिसर ऑफ कोर्ट एडवोकेट साहिबान। मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से सभी का इस्तकबाल, सभी का स्वागत है। आपके बिना ये महफिल अधूरी है। प्रहलाद गुंजन जी राजस्थान से, उनका भी हार्दिक यहाँ पर पहुंचने का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत माननीय विधायक जी खुद कर रहे हैं, जोरदार ताली से स्वागत गुंजन जी का राजस्थान से यहाँ पर पधारे हैं। ये विधायक जी हैं हमारे यहाँ पर, और बड़ी हमारी खुशनसीबी है कि वो यहाँ पर विराजमान हुए हैं। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि देश की आजादी में अधिवक्ताओं का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। पंडित मोतीलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और अन्य बहुत सारे मशहूर हमारे एडवोकेट्स हैं जिन्होंने आजादी दिलवाई। बात आती है अच्छी विचारधारा की। जब हम अच्छी विचारधारा को आगे लेकर के चलते हैं तो हमारी पूरा जिला तरक्की करता है, राज्य तरक्की करता है और देश तरक्की करता है। अल्लामा इकबाल साहब ने जिन्होंने रचना की है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी ये गुलिस्तान हमारा। उनके ही लफ्जों में हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए नीरज शर्मा जी विधायक जी को और धर्मवीर डागर साहब को, सम्मानित मंच को पूरा आश्वासन देते हैं कि ये यहाँ से बिल्कुल विधायक बन करके जाएंगे और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। ऐसी कल्पना हम लोग करते हैं। मैं 2 लफ्जों में बात को समापन करता हूँ कि अच्छी विचारधारा को आप आगे बढ़ाते चले जाएं, पूरे विश्व में हमारा देश तरक्की करेगा। और अल्लामा इकबाल साहब ने कहा है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाज मगर रखती है। थैंक यू, जय हिंद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेबल विधायक गुंजन जी राजस्थान से अभी पधारे हैं। तो मैं वीरेंद्र डागर जी से अनुरोध करूंगा कि फूल मालाओं से उनका एक बार स्वागत करें और मैं उन्हें मंच का आमंत्रित करता हूं कि 2 बात हमारे बीच में रखें। आदरणीय गुंजन जी। मंचस्थ फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भाई नीरज जी, सम्मानित मंच, मेरे सामने उपस्थित स्काईलार्क ग्लोबल स्कूल परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, अन्य महानुभाव, हरियाणा में विधानसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। लोकतंत्र का बसंत पर्व मन रहा है। मुझे भी पार्टी ने कोटा से यहाँ पर प्रचार प्रसार के लिए भेजा है। तो ढूंढते ढूंढते नीरज जी को मिलने के लिए आया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने मुझे कहा गया कि मैं आपके बीच में 2 शब्द बोलूं। इस समय सारा देश हरियाणा की तरफ देख रहा है। हरियाणा का चुनाव सारे देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला है। मैं बहुत अधिक लंबा चौड़ा भाषण नहीं करना चाहता। मैं जब आया था तो एक बात, संचालक जी का अंतिम भाषण सुनते सुनते मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस पार्टी का योगदान 2 लाइनें मेरे कानों तक आई थी। और शायद मैं जिन लोगों के बीच में बोल रहा हूं वो बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, समाज
को दिशा देने वाला, अध्ययन अध्यापन कराने वाला और समाज की एक नई पीढ़ी जनरेट करने वाला वर्ग है। मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी जी विदेश गए और राहुल गांधी जी से पूछा आरक्षण के बारे में क्या कहना है, तो उन्होंने भारत के संविधान निर्माताओं की भावना को वैश्विक मंच पर रखा। भारत में अभी जातीय असमानता है, सामाजिक भेदभाव है, और जब ये सारी कमियां दूर हो जाएगी तो स्वतः ही संविधान की व्यवस्था में आरक्षण खत्म करने पर भारत विचार करेगा। सारे देश में किस तरीके से उसका दुष्प्रचार किया गया, विदेश में जाकर क्या बात कही। मैं प्रबुद्ध जनों के बीच में एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि भारत का कोई व्यक्ति, पार्लियामेंट का नेता, प्रतिपक्ष विदेश में जाकर और दुनिया के सामने भारत के संविधान निर्माताओं के उस नजरियों को रखने की चेष्टा करें कि संविधान का निर्माण करते समय हम केवल सत्ता की चकाचौंध और शासन पाने की लालसा में लिप्त नहीं थे। निर्माताओं के मन में ये भावना थी कि भारत की गरीबी की अंतिम रेखा पर बैठा हुआ व्यक्ति, जिसके दरवाजे तक सत्ता का उजाला पहुंचकर उसको समकक्ष खड़ा नहीं कर देता, तब तक हम उसको आरक्षण की बैसाखी का सहारा देते रहेंगे। और जब वो संपूर्ण रूप से सामाजिक समानता का अधिकार प्राप्त कर लेंगे तो स्वतः ही इस व्यवस्था का अंत हो जाएगा। इस विषय को तोड़ मड़ोड़ कर जिस तरीके से भारत की बदनामी हुई, किस तरीके से भारत के बारे में बाहर जाकर बयान दिया, मैं आज आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी, आप सब लोग अखबार पढ़ते होंगे, टेलीविजन मीडिया देखते होंगे, विदेशों के दौरों के दौरान और भारत में अपने दौरों के दौरान लगातार ये कहते हैं क्या किया नेहरू ने। मैं केवल इस बात पर और हरियाणा के किसान आंदोलन पर अपनी बात कहकर समाप्त करूंगा। आप सारे लोग मुझे जिस बहने जिस परिवेश में नजर आ रही है, विद्यार्थियों को भारत के भविष्य को सुदृढ़ करने का काम करती है। और जब वो अपनी किताब का पन्ना पलटते हैं, उस पर फोटो देखते हैं और राष्ट्र निर्माताओं की तस्वीर देखते हैं, तो पहली दूसरी तस्वीर में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का नाम आता होगा। और ये तस्वीर केवल भारत की नहीं, ये तस्वीर भारत में नहीं, भारत की दुनिया में एक मॉन्यूमेंट के रूप में स्थापित हो चुकी है। और आजादी के 70 साल बाद बनने वाला प्रधानमंत्री न जाने किस भाव में दुनिया के कोने कोने में जाकर भारत के मॉन्यूमेंट्स को खराब करने का प्रयास करें। शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों से मैं सवाल करना चाहता हूं, जो भी स्थापित मॉन्यूमेंट भारत की आजादी की लड़ाई में कायम हो, क्या उन मॉन्यूमेंट्स के चेहरों पर काली पोतने का अधिकार भारत की जनता ने किसी प्रधानमंत्री को दिया? क्या किया जवाहरलाल नेहरू? मैं आज जवाहरलाल नेहरू के योगदान को आंशिक रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस देश का सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हुआ, जातीय धर्म के आधार पर बंटवारा, और बंटवारे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बदला रिवेंज सांप्रदायिकता, बंदूक और बम की भाषा सिखाई और स्वयं के कर्मों से आज कंगाल और भिखारी की स्थिति में वो देश बढ़ा है। और जवाहरलाल नेहरू ने धर्म के बंटवारे के बाद भी इस भारत को IIT, एम्स, बाखड़ा नांगल, हिंद महासागर, प्रशांत गांधी सागर, इस भारत की जमीन को सरसब्ज करने के लिए बांध से लेकर IIT से लेकर एम्स से लेकर और हिंदुस्तान में जीरो कीमत पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाने के लिए, औद्योगिक क्रांति लाने के लिए देश को खड़ा करने का प्रयास किया। आज भारत का IIT दुनिया का इतना बड़ा समर्थ संस्थान बनकर खड़ा हो गया, टैलेंट जनरेट करने का। आप सब लोग जानते हो, विद्या के क्षेत्र में जुड़े हुए लोग, अमेरिका के 2 राष्ट्रपति गए, अमेरिका के लोगों सावधान, पढ़ो लिखो वरना भारतीय आ जाएंगे और कब्जा कर लेंगे। ये कोई 56 इंच की प्रधानमंत्री मोदी की छाती का दबदबा नहीं था, ये दबदबा था जो आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने IIT जैसे संस्थान भारत
क्षेत्र में उच्च मानकों को स्थापित किए और दिल्ली के एम्स जैसे अस्पतालों में आज आधी दुनिया सस्ता इलाज के लिए आती है और उस पर भारत के प्रधानमंत्री सवाल खड़ा करें। क्या किया मोदी? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बहुत लोग हैं सामाजिक संस्थाएं जो हिंदू की बात करे, मुसलमान की बात करे, लेकिन जब सियासत इसका हिस्सा बन जाती है तो भारत के संविधान की आत्मा घायल होती है। आज भारत के प्रधानमंत्री की जुबान पर भारत का जवान नहीं है, भारत का बेरोजगार नहीं, भारत का किसान नहीं, भारत का आम और आवाम नहीं है, वो केवल पाकिस्तान और हिंदू मुसलमान की भाषा बोलते हैं। सियासत जब इस प्रकार की भाषा बोलती है तो भारत के संविधान की आत्मा लहूलुहान होती है, और जब संविधान की आत्मा लहूलुहान होती है तब भारत के एक एक नागरिक का दायित्व बनता है उसकी रक्षा करने का, उसकी सुरक्षा करने का, उसको सुदृढ़ और मजबूत करने का। आज चुनाव किसी दिशा में होने वाला है। मैं तो हरियाणा का व्यक्ति नहीं, हमने देश में बड़ा आंदोलन देखा और मैं तो बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, मुझे कोई आकर आप में से बैठा हुआ व्यक्ति ये कहे कि लाल कुंजल, ये मैंने मेरे मकान का नक्शा बनाया है, ये कमरा है, ये बाथरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये बालकनी है, जरा कुछ बताएंगे, तो मैं कहूंगा जरा सिविल के इंजीनियर से और ड्राफ्टमैन से जाकर इसकी चर्चा करें। मैं इस बारे में क्या समझूंगा? बीए का विद्यार्थी हरियाणा में, पंजाब में किसानों के आंदोलन हुए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने के लिए। मैं भी किसान का बेटा हूं, मैं इतना जानता हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, आप में से भी कोई किसान के घर में पैदा हुआ होगा। मनरेगा योजना मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के समय लागू हुई। अगर किसी परिवार के 10 सदस्य मनरेगा में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और गांव के किसी परिवार के पास 20 बीघा की जमीन है तो साल भर मजदूरी के मनरेगा का हिसाब और 20 बीघा की जमीन के किसान की प्रोडक्शन कीमत का हिसाब जोड़ लो, उसे पसीने की पूरी कीमत भी नहीं मिल पाती। किसान को पसीने की मेहनत की कीमत को लेकर जो भारत का किसान दिल्ली की सल्तनत से अपना हक और अधिकार मांगने के लिए आया, उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया। मेरा केवल इतना सा निवेदन है, ये समाज के सारे प्रबुद्ध वर्ग हैं, वकील और टीचर, ये सिर्फ उनका इंटरेक्शन का सेशन है और लंच के बाद सबकी कोर्ट में डेट हुई। साथियों, 5 तारीख को चुनाव है, आप सबको पता है। और देखो, हमारा वकीलों का, नेताओं का तो चोली दामन का साथ है। जो कानून हम बनाते हैं उसकी पालना आप करते हैं और आप लोगों को समझाना भी बहुत आसान है। डागर साहब ने बात कही, दूसरे भाई साहब ने बात कही कि जब ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ब्लैक हो रहे थे, मैं रो रहा था। मैं रो इसलिए रहा था, मेरी एक आदत है कि मैं सबके फोन उठाता। उस दौर में आखिरी फोन रात के 3 बजे आता था और पहला फोन सुबह 6 बजे आता था। मैंने दुनिया इतनी मतलबी भी देखी कि मेरे पास चंडीगढ़ से एक IAS अफसर का फोन आया, कह रहा यार हमारा दोस्त है, उसकी कुछ मदद की जरूरत है, कर देना। मैंने कहा जी नंबर व्हाट्सएप कर दो। फोन किया, मैंने कहा भाई क्या तकलीफ है? कहने लगे भाई साहब मेरे फादर साहब गुजर गए और उनको कोविड था, मैंने अपनी मदर को, बीवी को और बच्चों को तो अलग शिफ्ट कर रखा है, मैं अकेला उनको दूसरे कमरे में शिफ्ट नहीं कर पा रहा, आप 4 आदमी भेज दो जो उनको कमरा देके बगल में ले आए। मेरे मन में पहले तो निकली गाली। मैंने कहा तड़के जायदाद तो लेगा तू, और जो बाहर के आदमी कंधा लगाएंगे उनको कोरोना नहीं होगा क्या? मतलब तेरे को तो अपने बीवी बच्चे इतने प्यारे लग रहे हैं जिनको उस बुजुर्ग की जायदाद में मिलेगी। हालांकि मैंने फिर भी आदमी भेजे, पर मैंने ये मान लिया कि वो व्यक्ति सामाजिक नहीं हो सकता, कि जिसके पास 4 दोस्त ऐसे नहीं है
कि जो 4 कंधे पैदा कर पाए, और इस कोरोना में कोई नहीं बदला, तो मैं समझता हूं अब तो राम जी भी धरती पे आ जाए, का ये ना बदल। और गुंजल साहब, आपने सारी उपलब्धियां बताई, आपने कोटा के रावत भाटा डैम के बारे में नहीं बताया है जी। गांधी सागर नहीं, रावल भाटा नाम है, रावत भाटा नाम है। उस डैम पे भी हम गए हैं, और पीछे भीलवाड़ा हमारी ड्यूटी भी थी। तो भीलवाड़ा शहर में हमारे यहाँ तो क्या पानी की किल्लत है, भीलवाड़ा में डेली रेल से पानी जाता था। जिसके भी रिश्ते नातेदार हो पता कर लेना। कांग्रेस सरकार में कई हजार करोड़ की योजना बनी, और आज भीलवाड़ा शहर में चंबल नदी का पानी है। हालांकि हुड्डा साहब ने विश्वास दिलाया है कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो NIT 86 के अंदर कोई ना कोई ऐसी नहर जरूर लेके आएंगे कि जिससे हमारी प्यास बुझ सके। क्योंकि जमुना से जो रेनी वेल का पानी आ रहा, हम तक आते आते वो पानी रास्ते में बट लेता, क्योंकि हम सबसे पीछे पड़ते हैं, और पानी भी वहां से निकलना बंद हो गया है। उसके साथ साथ वो ऑक्सीजन सिलेंडर का आप सबने देखा, ये मेरा फर्ज था जो मैंने किया। अब आपको भाजपा सरकार का भी फर्ज बता देता हूं। मैंने कोई गुनाह पाप नहीं किया था। जो जमा किए हुए सिलेंडर वहां जाके पकड़े थे, उसके बाद फरीदाबाद में सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं हुई। सबके मन में एक डर था, दहशत थी कि नीरज शर्मा ना आ जाए, परंतु उस FIR को मैं आज तक भुगत रहा हूं। उल्टा FIR मेरे पे दर्ज हुई है कि मैंने कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़ा, और यही नहीं किया। आज ज्यादातर समस्या क्या है, लोग सरकार, विधायक और एग्जीक्यूटिव इनका फर्क ही नहीं समझ पाते। कोरोना के अंदर डॉक्टर सबको एक पर्ची पे लिख देता था 6 रेमडेसिविर के इंजेक्शन, मरीज से कोई मिल तो सकता नहीं था, और वो मरीज अपने किसी ना किसी खास आदमी को व्हाट्सएप करता था, वो व्हाट्सएप 100 जगह जाता था। रिक्वायरमेंट होती थी 6 इंजेक्शन की, और बाजार में डिमांड क्रिएट हो गई 600 की। वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन भी ब्लैक में बिकता था। जब मुझे कोविड हुआ तो मुझे मालूम पड़ा कि डेली तो मैक्सिमम 2 लग सकते हैं एक पेशेंट को, उसके बाद एक दिन लगता है। उसके लिए मैंने पॉलिसी बनवाई हरियाणा सरकार में कि साहब हर हॉस्पिटल वाले को ये हिदायत हो, वो पेशेंट के परिवार को पर्ची नहीं लिखेगा। जब हॉस्पिटल वाला पैदा नहीं कर सकता तो पेशेंट के लोग कहां से लाएंगे, ब्लैक से ही लेके आएंगे, कालाबाजारी को प्रमोट करेंगे। हर जिले में एक पॉलिसी बनी कि ADC की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी, जितने इंजेक्शन आएंगे ADC रिकमेंड करेगा, जिस पेशेंट को ज्यादा जरूरत है उसको पहले मिलेगी। 200 करोड़ का घोटाला आपके आगे है, वकील लोग हो आप, अगर जो वो घोटाला नहीं होता तो FIR दर्ज नहीं होती, टैक्स से भी जुड़े हुए हो। ये मेरा आरोप नहीं था, CAG का पैरा। अधिकारी भी गिरफ्तार हुए, ठेकेदार भी गिरफ्तार हुआ, रिकवरी 2 पैसे की नहीं। और ये पैसा मेरा नहीं है, ये आप सबकी खून पसीने की कमाई है। इतना सहयोग कर दो, सरकार में साझा करा दो। ये 200 करोड़ इनकी खाल खींच के लेके आऊंगा और इलाके में लगाऊंगा। मेरा अकेले का नहीं है साहब 200 करोड़, ये आप सबका है। तीसरा काम विधायक बनने के बाद, ये जो आपकी सड़क है ना राजीव कॉलोनी वाली, ये हरियाणा की पहली सड़क है जितने का टेंडर छूटा है उससे कम की पेमेंट हुई है। ये भी मेरी देन थी विधानसभा में कि आप जो भी काम करेंगे, अभी तक तो ट्रेंड क्या था, नेताओं की फोटो लगा दो,
नेताओं के नाम लिख दो कि फलाने नेताजी बना रहे हैं। अरे नेता क्या घर बेच के बना रहे हो अपना? आप लोग टैक्स देते हो तो सरकार बना रही है। मैंने कहा उसमें लिखा होना चाहिए प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या है, कब पूरा होगा, कोई शिकायत है तो वो कहाँ दर्ज होगी। पूरी राजीव कॉलोनी ने वो सड़क नापी थी और जितने का टेंडर था उससे कम की पेमेंट करा के दी। चौथा, हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन नहीं था। सीवरेज का ढक्कन आपका 3 दिन में बदलना चाहिए। ये कानून नीरज शर्मा ने पास करवाया, राइट टू सर्विस कमीशन बनवा के दिया। पर जनता को तो ज्यादातर चुनाव हो गए, पानी नहीं आया, सीवरेज ओवरफ्लो है। भाई क्या सारी जिम्मेदारी नीरज शर्मा की? पार्षद से लेके प्रधानमंत्री सब कुछ तो बीजेपी, टैक्स बीजेपी ले रही, काम कराने की जिम्मेदारी किसकी? तो सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, चाहे हमारे शिक्षक वर्ग हो, चाहे व्यापारिक वर्ग हो, चाहे आप सब वकील साहिबान हो, आप एक पढ़ी लिखी जमात से ताल्लुक रखते हैं और आप लोगों को समझा सकते हैं, लोग आपकी बात मानेंगे। हमारी पार्टी का घोषणा पत्र भी है, घोषणा पत्र नहीं है, हुड्डा साहब साइन करके दे रहे हैं, गारंटी है। और जिस स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने गारंटी दी है पूरी करिए। सबसे पहले 18 से 60 साल की हर मातृशक्ति को 2000 रुपये महीना मिलेंगे, पेंशन 6000 होगी, 300 यूनिट बिजली फ्री, तारीख 5 अक्टूबर, निशान हाथ का पंजा, गैस सिलेंडर 500 का मिलेगा। उसके साथ साथ गुंजल साहब राजस्थान से आते हैं, हमारी सरकार थी, एक स्कीम थी, हर परिवार का 25 लाख का इंश्योरेंस फ्री, प्राइवेट अस्पताल में, चाहे देश में इलाज कराओ चाहे विदेश में, आप तस्दीक कर सकते हैं। वो स्कीम हरियाणा में लागू होगी। 2 लाख हुड्डा साहब सरकारी नौकरी खोलेंगे और वो 2 लाख नौकरी बीजेपी की तरह पर्चे लीक नहीं होंगे, भर्ती कार्यालयों में पैसे नहीं पकड़े जाएंगे, चोर रास्ते से गुजराती भर्ती नहीं होंगे, नौकरी राजीव कॉलोनी के लोगों की लगेगी, नौकरी गोची के लोगों की लगेगी, झाड़ सेंतली की लगेगी, 55 की लगेगी, NIT 86 के लोगों की लगेगी, फरीदाबाद के लोगों की लगेगी, हरियाणा के लोगों की लगेगी। और आप सबने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यही मेरी आपसे विनती है कि भाई वोट तो आप दे देंगे। आज क्या तारीख होगी डॉक्टर साहब? 26, 27, 28, 29, 30, भैया 8 दिन बचे हैं। तो सारे 8 दिन नीरज शर्मा बने। एक मेरी टीम आपको पर्चा देगी, उस पे एक नंबर है, सब साथी उस पे मिस्ड कॉल मारे और जिसको भी समझाएं उसको भी ये कहें कि इस नंबर पे मिस्ड कॉल मार दें, जिससे आपका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझ तक पहुंच जाएगा। और भैया दिल की गहराई से गांव झाड़ सेंतली का तो मैं पूरे का ही बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। जैसा समर्थन, प्यार गांव बस्ती मुझ पर लुटा रही है, मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद के। वोट भी, सपोर्ट भी, नोट भी, और खास तौर से वो हमारा तो बेटा ही है, हमारे दोस्त का बच्चा है, डॉक्टर साहब का तो रिश्तेदार है, पर हमारा तो बेटा है, हमारा दोस्त नहीं है हमारे बीच में। बच्चे का बहुत बहुत धन्यवाद जो इसने सारा परिवार जोड़ा, सबको मेरे को यहाँ एकत्रित किया, यहाँ बुलवाया। जय हिंद, जय भारत, राम राम। दोस्तों, इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।